नमस्कार सभी संस्कृत प्रेमियों। आज का हमारा विषय है पठित पद्यांश। आप सभी को पता है पद्यांश का जो प्रश्न है कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं में आता है। तो इसको कैसे समझें, कैसे इसको सरलता से करें ताकि हम आराम से परीक्षाओं में पूरे नंबर प्राप्त कर सकें, इसी पर आधारित आज की यह वीडियो है जिसमें पीपीटी के माध्यम से आपको बताया गया है किसी भी सुभाषित का, किसी भी श्लोक का या किसी भी पद्यांश का किस प्रकार से प्रश्नों को उत्तर दिए जाते हैं और उसके बाद उसका व्याकरणात्मक जो प्रश्न होता है उसके भी उत्तर कैसे दिए जाते हैं। तो चलिए आज का विषय बहुत ध्यान से देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पठित पद्यांश को कैसे करते हैं। सभी को बता दूं द संस्कृत एजुकेशन के सरल पीपीटीज़ के माध्यम से आपको संस्कृत सिखाना ही एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि आप सबको पता है संस्कृत भाषा दिन प्रतिदिन आप लोग सोचते हैं भाई कितनी मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें सीखने की हमारे अंदर कोशिश होनी चाहिए। यदि हम सीखने की कोशिश करते हैं तो संस्कृत भाषा बहुत ही सरल है। चलिए तो आज देखते हैं हमारा विषय अपठित पद्यांश। वीडियोज़ तो आप बहुत देखते होंगे, परंतु कुछ वीडियोज़ भारत की सभ्यता, संस्कृति एवं संस्कारों से जुड़ी होती हैं और ये जिससे जुड़ी हैं वह है संस्कृत भाषा। तो चलिए चलते हैं संस्कृत भाषा की ओर। नमस्कार संस्कृत प्रेमियों, आज का विषय बहुत ही खास है। आज का विषय है अपठित पद्यांश। जैसा कि हम सभी को पता है पद्यांश या अपठित पद्यांश या पठित पद्यांश, इस प्रकार का प्रश्न अनेक बार परीक्षाओं में आता रहता है, जो कि कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक, 10वीं तक हमेशा सभी क्लासों में आता है। तो आज हम उस विषय को करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सामान्य सी बात, संस्कृत एजुकेशन क्या कहती है। सिंपल सा इसका मेथड है जो कहा गया, दिस चैनल हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर द डेवलपमेंट, कन्वर्सेशन एंड प्रमोशन ऑफ संस्कृत ऑल ओवर द कंट्री एंड अब्रॉड। यह चैनल पूरे देश और विदेश में संस्कृत के विकास, संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाया गया है। सबसे पहले देखते हैं अपठित पद्यांश क्या होता है। तो पहले देखते हैं अपठित का मतलब क्या होगा, ना पढ़ी हुई, और पद्यांश का मतलब क्या हुआ, कविता या श्लोक या सुभाषित या पद्य, समझ सकते हैं। अपठित पद्यांश जैसे कि आप देख रहे हैं, अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा नहीं गया हो। यह किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं लिया जाता है। यह कला, विज्ञान, राजनीति, साहित्य या अर्थशास्त्र की किसी भी विषय का हो सकता है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे छात्रों का मानसिक व्यायाम होता है और उनका सामान्य ज्ञान भी बढ़ता है। इससे छात्रों की व्यक्तिगत योग्यता व अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। जैसा कि हमने सामान्य तौर पे यहाँ पे पढ़ लिया कि क्या होता है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने से पहले निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या बातें देखते हैं। सबसे पहले जिस विषय पर संपूर्ण पद्यांश केंद्रित होता है वह शीर्षक होता है, जिसकी सीमाएं 1 से 5 शब्द तक होती हैं। प्रश्नों के उत्तर मूल भाव के अनुसार देने चाहिए। कुछ विद्यार्थी कविताओं की लाइनें ही उतार देते हैं, जो कि गलत है। यानी आपसे जितना प्रश्न पूछा जाए ना, आपको उतना ही प्रश्न देना चाहिए, अन्यथा आपका वो प्रश्न गलत हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ये पूरे तरीके से समझ गए होंगे। अपठित पद्यांश के लिए भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने पिछली वीडियो देखा था उसी तरीके से ये भी देखेंगे। व्याकरणात्मक परिचय में क्या क्या है, एक पदेन उत्तर। ज़्यादातर इसमें पूर्ण वाक्य के उत्तर की अपेक्षा एक वाक्य में, एक पद में ही उत्तर पूछा जाता है और जो सही भी रहता है। व्याकरणात्मक उत्तर क्या होते हैं, शब्द परिचय, जैसे कि आपसे मूल शब्द पूछा जाएगा, लिंग पूछा जाएगा किसी शब्द का, यदि वह शब्द है तो वचन पूछ लिया जाएगा, उस शब्द की विभक्ति पूछ ली जाएगी, कारक इत्यादि पूछे जाते हैं।
उसी प्रकार धातु रूप में जैसा कि यहाँ लिखा है, आपसे धातु का परिचय पूछा जाएगा, उसका मूल धातु, लकार, पुरुष, वचन इत्यादि पूछे जाते हैं। कर्ता क्रिया मिलान, यहाँ पे इस पद का कर्तृपदम अत्र किम, या कोई करता है तो क्रियापदम अत्र किम, ऐसा पूछा जाता है। जैसे कि अहम खादामी, तो अहम इति पदस्य कर्ता क्रियापदम अत्र किम, या खादामी इति पदस्य कर्तृपदम अत्र किम। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है जहाँ पे उस वाक्य से संदर्भित कर्ता या क्रिया को बताना पड़ता है। इसी प्रकार आगे है पर्यायवाची और विपर्यायवाची यानी विलोम शब्द, जो कि आपको बहुत बार पीपीटी के माध्यम से बता चुका हूँ। यानी आपको उस गद्यांश में, उस पद्यांश में आपको वो टॉपिक मिलेगा जो आपको सॉल्व करना होता है अच्छे से। इसी प्रकार पद्यांश से अव्यय पद चुनो, ये प्राय आम प्रश्न है जो कि हमेशा पूछा ही जाता है। यानी आपसे कोई मुखड़ा, कोई श्लोक, कोई सुभाषित ऐसा पूछा जाएगा जिनमें से आपको अव्ययों को चुन करके अलग से लिखना है। शीर्षक बताओ, जो कि आपको बताया गया है कि उस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रदोषे दीपकः चंद्र, प्रभाते दीपकः रवि, त्रैलोक्ये दीपकः धर्म, सुपुत्रः कुलदीपकः। पहले देखते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए हमें हर एक श्लोक का अर्थ पता होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे पूछा है प्रश्नान उत्तर, यहाँ पे हम लोग ठीक से कर लेंगे प्रश्नान उत्तर। प्रभाते कः दीपकः अस्ति, देखेंगे इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, इसे अगला देखते हैं। यानी आपसे पूछा प्रभाते कः दीपकः अस्ति, सबसे पहले इसको आप अन्वय क्रम सही लगाएंगे तो आपको प्रभाते शब्द मिल गया, इधर दीपकः मिल गया। अब पूछा है कि दिन में दीपक कौन है, तो देखिए आपका आंसर आपको मिल सकता है आसानी से, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रभाते दीपकः रवि। आगे देखते हैं इसी प्रकार, कुलस्य दीपकः कः अस्ति, तो सबसे पहले सामान्य अर्थ जब करोगे तो क्या होगा, शाम में दीपक चंद्रमा है, दीपक कौन है, चंद्रमा। दिन में दीपक कौन है, रवि। तीनों लोक में दीपक कौन है, धर्म। सुपुत्र कुल का दीपक है। इस प्रकार से कुल का दीपक कौन है, सुपुत्र। ये श्लोक उसका अर्थ है। कुलस्य दीपकः कः अस्ति, अब देखें कुल कहाँ है, ये रहा दीपकः, दीपक का प्रसंग चल रहा है, कः अस्ति, इसका उत्तर ढूंढना होता है। इसी प्रकार आगे है धर्म पुत्र दीपकः अस्ति, अब देखते हैं वाक्य में धर्म कहाँ है, उसके अनुसार उसका उत्तर हुआ त्रैलोक्ये दीपकः धर्म। इसी प्रकार प्रदोषे अस्मिन् पदे का विभक्ति, भाई शाम में प्रदोषे अस्मिन् पद में का कौन सी विभक्ति है, देखते हैं। कुपुत्रः अत्र विपर्याय किम, इसका विपर्याय। अब देखिए 5 प्रश्न पूछे। पहले दिन में कौन है दीपक, प्रभाते यानी शाम में दिन में कौन है दीपक। फिर कुलस्य दीपक कौन है, कुल का दीपक कौन है, आप श्लोक देख ही चुके हैं। इसके बाद धर्म कहाँ पर दीपक होता है, देखिए एक पद में आ रहा है सब पद। प्रदोषे इसके पद में कौन सी विभक्ति है, ये पूछा गया है। और कुपुत्र का यहाँ पे विपर्याय क्या है, कुपुत्र का विपर्याय। चलिए श्लोक देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रभाते का आंसर ये रहा रवि, आप ऐसे कर सकते हैं। फिर कुलस्य दीपकः कः अस्ति, तो कुल कहाँ लिखा, ये रहा दीपकः, तो इसका दूसरे का आंसर ये हो गया। फिर धर्मः कुत्र दीपकः अस्ति, धर्म कहाँ पर दीपक है, तो उसका आंसर ये रहा धर्म त्रैलोक्य, तो ये इसका उत्तर हो गया। आपको देखिए बिल्कुल सरल है, आराम से आप देखते जाएंगे, आपको उत्तर मिलते जाएंगे। प्रदोषे अस्मिन् पदे का विभक्ति, कौन सी भक्ति प्रदोष, जिसे साफ साफ प्रश्न पता लग रहा है कि शाम में, सुबह में, रात में ऐसा बात हो रहा है, तो मैं की बात आ रही तो सप्तमी भक्ति होगी। कुपुत्र अत्र विपर्याय किम, यहाँ पे इसका विपर्याय कौन सा शब्द है, जैसे कि मैं बता दूं कलर से आपको, इसका कुपुत्र का विपर्याय भी यही वाला प्रश्न बनता है। इस प्रकार से सारे हमने उत्तर ढूंढ लिए। अब देखते हैं इसका सामान्य अर्थ क्या कह रहे हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे कह रहा है संध्या काल में चंद्रमा दीपक है, प्रातः काल में सूर्य दीपक है, तीनों लोकों में धर्म दीपक है और सुपुत्र कुल का दीपक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब उत्तर देखते हैं क्या हमारा सही मिल रहा है। देखिए पहले जिसे हमने क्या मैच किया था यहाँ पे, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखते हैं क्या राइट आंसर यही आया है, अलग आया है। देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं प्रदोषे दीपकः, इसका आंसर क्या है देखते हैं। प्रभाते कः दीपकः अस्ति, रवि ही, क्या हमने रवि उत्तर दिया था,
जी हाँ, रवि दिया था। कुलस्य दीपिका का अस्ति, क्या आएगा, फिर पढ़ लीजिए और फिर दीजिए, तो आएगा इसका कुल का दीपक कौन है, सुपुत्र। धर्म पुत्र दीपिका अस्ति, क्या आएगा इसमें, धर्म, तो त्रैलोक्य है। प्रदोषे अस्मिन पदे, यानी शाम, इस पद में कौन सी व्यक्ति है, शाम में दीपक चंद्रमा होता है, साफ सीधी बात सप्तमी होगा, कारक चिन्हों के अर्थ पे पता लग रहा है। कुपुत्र अत्र पर्याय किम, कुपुत्र का पर्याय क्या है, सुपुत्र, साफ साफ दिख रहा है ना। इस प्रकार से हम यदि प्रश्न उत्तर देते हैं तो पूरे 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं, यहाँ देखते हैं जैसे कि भूमे गरीयसी माता स्वर्गात उच्चतर पिता जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यहाँ देखते हैं प्रश्न उत्तर कैसे है। का स्वर्गात गरीयसी, का स्वर्गात गरीयसी, पहले अर्थ देखेंगे इसका क्या बनेगा बारी। मैं आप सभी को बता दूं, भूमि से, देखिए यहाँ पे क्या है, भूमि से बढ़कर, देखिए भूमि से बढ़कर कौन है, माता, कौन है, माता। यहाँ पे हम ऐसा लाइन खींच लेंगे, स्वर्गात उच्चतर पिता, स्वर्ग से बढ़कर कौन है, पिता। जननी जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर, गरिया में सी मतलब बढ़ना, ठीक है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, का स्वर्गात गरीयसी, स्वर्ग देखते हैं कहाँ है पहले, ये रहा, यानी गरीयसी, का स्वर्गात गरीयसी। तो यहाँ साफ साफ हमें पता लग रहा है कि इस वाक्य में, इस शब्द में आपको दिख रहा है यहाँ स्वर्गादपि, क्या है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। का से क्या होगा, यहाँ सामान्य सा अर्थ आ रहा है, स्त्रीलिंग का कोई आंसर है, तो यहाँ ज़्यादा बेटर आंसर यही आ रहा है, जननी या जन्मभूमि, दोनों ही उत्तर बन सकते हैं। आगे देखते हैं, क स्वर्गात उच्चतर अस्ति, यहाँ पे मिल गया हमें प्रश्न, क स्वर्गात उच्चतर अस्ति। तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं पिता, कह मतलब ये पुल्लिंग शब्द है, तो हमारा ये शब्द आ गया पिता। आगे देखते हैं, भूमे इति पदे का विभक्ति, साफ साफ पता लग रहा है, भूमि, भूमे, भूमि से बढ़कर, से कारक चिन्ह आ रहा है साफ साफ, तो सामान्य सी बात, भूमि के रूप जब चलेंगे तो भूमे शब्द आता है आपका पंचमी में, है ना, भूमि से बढ़कर, है ना, तब। इसी प्रकार जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसमें से अव्यय पद चुनो, यानी एक मुखड़ा ऐसा आ जाएगा, आपको उसमें से अव्यय पद चुनना है। तो यहाँ भूमि में पंचमी हो गई, जो कि आपके सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, और यहाँ पद्य में अव्यय पद चुनो, तो यहाँ पे साफ साफ पता होता है, यहाँ च शब्द अव्ययवाचक शब्द है। अब देखते हैं आगे, इसका अर्थ देखते पहले, अर्थ क्या है इसका, इसका अर्थ है भूमि से श्रेष्ठ माता है, स्वर्ग से ऊंचे पिता हैं, माता और भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार से उत्तर देखते, अब उत्तर मिलाते हैं, क्या सच में हमने जो प्रश्न के उत्तर दिए ठीक दिए। का स्वर्गात गरीयसी, तो क्या उत्तर आया था हमारा, याद कीजिए, का स्वर्गात गरीयसी, जननी जी, का स्वर्गात गरीयसी, कह स्वर्गात उच्चतर अस्ति। तो यहाँ पे आपका हलंत होना चाहिए था, का स्वर्गात उच्चतर अस्ति, तो यहाँ पे भूमे गरीयसी माता, तो यहाँ है का स्वर्गात गरीयसी, स्वर्ग से बढ़कर कौन है, स्वर्गात उच्चतर पिता, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो यहाँ पे जननी शब्द आएगा, हम लोग यहाँ पे जननी कर लेंगे, ठीक है। का स्वर्गात गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, का स्वर्गात उच्चतर अस्ति, इसका उत्तर आएगा, जी हमने सही सोचा था, पिता। भूमे इति पदे का विभक्ति, जैसे हमें पता है पंचमी। जननी जन्म, इस पद में अव्यय ढूंढना है, तो च और अपि हमें 2 अव्यय मिल गए। तो उम्मीद है हम लोग अच्छे से पद्यांश को समझ गए हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, का क्या तरीका होता है, वो सब। एक अभ्यास और देखते हैं, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। समझ क्या है, जिसकी पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, शास्त्र उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, जिसके पास अपना आँख नहीं है, शीशा उसके लिए क्या कर सकेगा, ठीक है।
इस प्रकार से इसका भाव है। पहले प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताने प्रश्न कि हाँ हमें प्रश्न का उत्तर मिल गया है। शास्त्रम कुत्र कार्यम ना करो। अब देखते हैं कौन इसका उत्तर कमेंट्स के माध्यम से बता पाते हैं। ठीक है, शास्त्रम कुत्र कार्यम न करोति, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, सोच के देखिए। तो आपको क्या देखना है, कुत्र में आपको पता है कुत्र या कुतः शब्द जब भी आता है तो कुत्र में सप्तमी और कुतः में पंचमी में ही उत्तर होता है। तो सप्तमी में देखिएगा कौन सा आ रहा है, शास्त्रम कुत्र कार्यम न करोति। ठीक है, अगला है दर्पण कस्मई न कार्यम करिष्यति। कस्मई, दर्पण किसके लिए नहीं कार्य करेगा। तो यहाँ दर्पण किम लोचनाभ्याम विहीनस्य। ठीक है, इसका ये आंसर होगा कृते। प्रज्ञा अत्र किम लिंगम, प्रज्ञा शब्द में कौन सा लिंग है। करिष्यति इति पदे कह लकारा। उम्मीद है आप लोगों सभी को इन प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। आप कमेंट्स में उत्तर देंगे, हमें बहुत उम्मीद है, और ये आपको स्वयं करना है इसी साथ। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। उम्मीद है आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे से आगे हम और अच्छे वीडियोस बनाते रहें। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।